आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट्स और सत्रह कानूनी अधिवक्ताओं को शस्त्र नमन। सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, कोर्ट स्टाफ और समस्त लॉ मिनिस्ट्री से सबसे मैं आज इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा कि बहुत बार देखने में आया है कि मैं आपको बताऊंगा कि जब पुलिस किसी अधिकारी के खिलाफ कोई सबूत, कोई हीनियस क्राइम जब किसी के मोबाइल में कैद हो जाता है, तब उसके लिए पुलिस किस हद तक चली जाती है, कितने फर्जी मुकदमे दर्ज करती है, फर्जी डीडी एंट्री करती है, कोर्ट को गुमराह करती है। ऐसा ही एक किस्सा मैं लेकर आऊँगा जो पूर्व रानीबाग थाना रानीबाग के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि इस टाइम पहले अशोकविहार डिस्ट्रिक्ट में था और अब नॉर्थ आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, दिल्ली पुलिस की। 20/5/17 को रानीबाग थाने क्षेत्र के अंदर सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज पीतमपुरा के अंदर डाक खाने की अंदर भर्ती को लेके एक एग्जाम कंडक्ट हो रहा था, जिसके अंदर चेन्नई से इन्विजिलेटर की टीम आई हुई थी और उन्होंने एक 100 नंबर की कॉल कर दी कि एक ही रोल नंबर पे एग्जामिनेशन रूम तक 2 बंदे घुस आए हैं, दोनों का हुलिया अलग है, लेकिन एक ही आदमी को लेके उनके पास 2 ID प्रूफ हैं, जो साफ साफ 420 471 बहुत सारे सेक्शनों में अपराध था। इसके बाद 100 नंबर की कॉल करता है इन्विजिलेटर, ASI सावरमल को कॉल अटेंड करी जाती है और कई अन्य पुलिसकर्मी बिगर रोजनामचे में एंट्री करे वहाँ पहुँचते हैं और जिप्सी में उनको दोनों बंदों को ले आते हैं, थाने में लाके ऊपर बैरक में रखते हैं, जो कि इनका एक रूटीन काम है और उस अज्ञात स्थान की जानकारी किसी को नहीं देते। फिर ये नीचे कमरों में आना जाना इनका चलता रहता है रानीबाग थाने के अंदर, आम बात है। उस टाइम सच होते परवीन अहलावत, जिसके ऊपर 124/18 FIR दर्ज हुई, पिटीशन फाइल्स हैं और बहुत सारे मुकदमे 184/18 के और कई अन्य मुकदमों में उसकी संलिप्तता, और वो आज रानीबाग थाने पेटिंग है। 24 से 18 को डकैती, अपहरण, डकैती, अपहरण और कई अन्य तरीके के ऑफेंस उसके ऊपर 156 पेंडिंग है 5 साल से और बहुत सारे अपराधों के अंदर शामिल रहा है परवीन अहलावत। पार्क कब्जा कराया वेडिंग मॉल के आगे, स्पा पकड़े गए वहाँ पे, वहाँ के पार्षद ने कराए, स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी संबंधित थे, और उसने MCD की टीम बुलाई क्योंकि जब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी तो उसने DHO को और PHI को बुला के वहाँ पे 4 स्पा पकड़ाए। ऐसे झुग्गी झोपड़ी से 5,000 रुपये की उगाही चल रही थी, उस उगाही को रुकवाया गया और उसके खिलाफ भी ये उत्तेजित हो गया। इस आदमी के टाइम में फर्जी FIR बहुत लोगों पर करी गई और इस आदमी के कार्यकाल में बहुत सारे अपराध हुए जिसके अंदर की संलिप्तता थी, क्योंकि बिगर सच्चों की संलिप्तता के ऐसा कोई कार्य नहीं होता। तो मैं ये साथी बताना चाहूँगा कि इस व्यक्ति ने जब ये देखा कि रात को 12:30 बजे उनको छोड़ दिया गया था, उसी थाने के हेड कांस्टेबल दिनेश शौकीन ने इसकी फ़ोटो स्नैप करी या खिंचवाई, कैसे क्या करा, और उस हथकड़ी लगी हुई फ़ोटो जो कि अपराध था, खासतौर से जब उसके ऊपर कोई केस ही दर्ज नहीं किया गया अपराधियों के ऊपर, और रात को 12:30 बजे थाने के बाहर छोड़ दिया। हेड कांस्टेबल रामपाल, ASI जयचंद वगैरह सब बाहर खड़े हुए थे और ये सब सारे थाने को पता था, पूरा थाना इसमें इन्वॉल्व था। इवन जो बैरक के अंदर ऊपर 2 बैरक फ्लोर में बना रखे थे उसमें रहने वाले पुलिसकर्मी, होमगार्ड भी इसमें इन्वॉल्व थे। ये सब चल रहा था और इस चलने को जब रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस वालों ने ही अपने मुखबर के द्वारा गोवा में पार्टी करी, और गोवा में जब कैसीनो या रानीबाग के कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व है जिनके वो कैसीनो वहाँ पे चलते हैं, पैरेट्स है, वो क्या है, मतलब पानी के जो जहाज होते हैं उसके अंदर ही बना हुआ सब, और वहाँ पे वो गए हुए थे पार्टी करने के लिए। तो वहाँ से उस पुलिस वाले ने, हेड कांस्टेबल दिनेश ने दिल्ली के अंदर अपने एक सोशल वर्कर को वो फोटो व्हाट्सएप करके भेजी, हथकड़ी लगी हुई, सबूत के तौर पे, ये कहने के लिए कि उसने पूछा कि क्या सबूत है, पुलिस ने उनको हथकड़ी लगाई, ये सब किया, तो वो सबूत उसने भेजा और उनकी फ़ोटो भेजी जो कि रानीबाग थाने के अंदर की थी, और उसको बावजूद उसने फ़ोटो वहाँ पे लगाई, CBI डायरेक्टर को कंप्लेंट करी, लेकिन क्या कारण हुआ कि कुछ भी नहीं हो पाया और पुलिस ने इस सारे सबूत को नष्ट करने के लिए, जो कि 3 मोबाइल में तो कम से कम और 10-12 लोगों के पास ये सबूत हो सकते हैं, क्योंकि एक तो पुलिस का थाने का ही हेड कांस्टेबल दिनेश शौकीन था, उससे उन्होंने करवाई लिया होगा, क्योंकि ACP तक इसमें इन्वॉल्व थे और इसकी जांच विजिलेंस इंक्वायरी हुई ASI राजेंद्र सिंह द्वारा और उसके बाद PHQ के अंदर करी गई विपिन कुमार भाटिया द्वारा, और इस तरह के कई प्रकरण चले। और उसके बाद इन्होंने क्या करा कि जब इंक्वायरी चल रही थी तो उसके ऊपर प्रेशर बना दिया और काफ़ी कुछ इन्होंने ड्रामा किया और एक फर्जी FIR कटी एक आदमी की अपने ही पुलिस के मुखबर के ऊपर, जिसके ऊपर 5-6 FIR चल रही थी, पॉक्सो तक के केस थे, उसकी मदद से एक झूठी कंप्लेंट लिखवाई गई। रात को 12:10 उस कंप्लेंट को रिसीव किया गया और फिर उसके ऊपर रातों रात इंक्वायरी करी थी, बिगर किसी सबूत को इकट्ठा करे सुबह FIR दर्ज करके। दूसरा जो मोबाइल था जिससे फ़ोटो व्हाट्सएप करी गई थी उसको कब्जे में ले लिया गया, जो आज तक पुलिस के कब्जे में है।
एफआईआर के अंदर केस प्रॉपर्टी बना दिया और 8/7/17 को मोबाइल जब्त किया। और आज आप ये देख लो कि 63 महीने हो गए पुलिस की कस्टडी में पड़ा, ना उसको एफएसएल के लिए भेजा, ना उसका कुछ किया, ना उसमें कोई आईओ प्रोड्यूस हो रहा। दूसरा किस्सा है। तीसरा, उस सोशल वर्कर के पास था वो मोबाइल जिसने फोटो कोर्ट के अंदर लगाई कम से कम 50 बार। रोहिणी न्यायालय में कम से कम 15 से ज़्यादा जज इसमें सुनवाई कर चुके और कई सरकारी एजेंसीज। लेकिन आप ये देखो कि इससे ज़्यादा मजाक क्या होगा इस देश के अंदर कि पुलिस ने पूरी तरीके से सबको गुमराह करने में 5 साल से कामयाब रहे। आज तक ना तो एफआईआर का ऑर्डर होने दिया, ना ही कुछ हुआ। और साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो तीसरा मोबाइल हासिल करने के लिए पुलिस ने डकैती मार दी उस व्यक्ति के घर के अंदर, और घर पे डकैती मारी गई, जिसका एक कारण ये था डकैती मारने का। और वहाँ से अपहरण किया गया, 1.5 लाख रुपये लुटा गया। 5 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में और बिना वर्दी घर में घुस गए, 40 मिनट रेकी करी। तमाम पब्लिक विटनेस जो थे वहाँ पे 150-200 लोग, उनको धमकाया गया। फर्जी एफआईआर करी गई। जब 14 सीसीआर कॉल हो गई, एडवोकेट मौके पे पहुंच गए। सेम डे जो विक्टिम था उसने और उसके परिवार ने, उसके अधिवक्ता ने एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप कर दिया एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी को। और सागर प्रदीप हुड्डा साहब उस टाइम ज्वाइंट सीपी थे, असलम खान डीसीपी मैडम थी, एडिशनल डीसीपी ए के लाल और एडिशनल डीपी एस के सिंह थे और एसीपी राजा पंटिया थे। सबकी जानकारी में आता है सच्चो परवीन अलावा, जिसकी पूरी जानकारी में था। ये सब मसला हो जाने के बाद जब तीसरा एपिसोड था, क्योंकि इन तीनों मोबाइलों की हार्ड डिस्क पुलिस को चाहिए थी कि ताकि इसमें से एविडेंस, क्या क्या एविडेंस इससे रिलेटेड सबूत थे, वो हार्ड डिस्क को नष्ट करना चाहते थे। और हार्ड डिस्क को नष्ट करने के लिए उनको मोबाइल चाहिए था। मोबाइल को अपने हासिल में करने के लिए और उसमें हार्ड ड्राइव और उस सबूत को नष्ट करने के लिए उनको एक आदमी की जरूरत थी जिसका वो मोबाइल ओनर था, उसको जेल में करने का या कुछ भी करने का। और उसके लिए उनको एक फर्जी एफआईआर की जरूरत थी, एक झूठे कंप्लेनेंट की जरूरत थी। ये 5 चीज़ों का अरेंजमेंट किया इन्होंने हार्ड डिस्क को अंदर से वो सबूत नष्ट करने के लिए, और इसमें वो कामयाब भी हुए, कुछ हद तक कामयाब हो गए। और यही मैं बात आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ किसी वीडियो बना लेते हो तो ऐसे भी बहुत सारे प्रकरण आएंगे। तुरंत पुलिस किसी महिला कांस्टेबल से कंप्लेंट लिखवाती है, 186-353 का मुकदमा दर्ज कर देती है ताकि वो बंदा आगे ना बढ़ पाए, और उसको मोबाइल जिसके अंदर सबूत पुलिस के खिलाफ होता है वो उसको लेके नष्ट कर देते हैं। और ये अब बहुत आम बात हो गई है। और ऐसी सैकड़ों एफआईआर हैं जिनके अंदर 5-5, 7 साल तक तो 56 दिन डालो, पुलिस 154 कंप्लाइंस नहीं करती, 154 दिन में कंप्लाइंस नहीं करती, 197 में कुछ कार्रवाई नहीं होती, उसके अंदर 140 ईपीएफ में कार्रवाई नहीं होती, 226 मंडे में सिलेक्ट के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो यहाँ सब कुछ पुलिस गुमराह करती है, हर एक आदमी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और ये एक बहुत गहन समस्या हो गया। और अब मैं आपके सामने आने वाली कड़ी के अंदर, आज ये पार्ट 1 है, आपको बताना चाहता हूँ कि सबूत किसी भी सरकारी कर्मचारी, खासतौर से पुलिस के खिलाफ अगर आपने कोई वीडियो बना ली तो वो वीडियो के अंदर से कहीं से भी डिलीट कर दोगे, लेकिन हार्ड डिस्क में से वो दोबारा रिकवर किया जाता है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो इसी वजह से, डर की वजह से, वो उस मोबाइल को, हार्ड डिस्क को नष्ट करने के लिए मोबाइल रिकवरी करने की योजना बनाते हैं। सोची समझी साजिश के तहत मोबाइल रेस करने के लिए उनको उस आदमी को मालिक का होना जरूरी है जिसके पास मोबाइल है, उसके लिए एक एफआईआर का होना जरूरी है, और एक एफआईआर के लिए एक झूठी कंप्लेंट का होना जरूरी है, एक झूठी स्टोरी का। तो ये सब मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ सभी कानूनी अधिवक्ताओं से, खासकर रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के। सभी लोग जानते हैं कि ऐसे कई मुकदमे 113 नंबर कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, 107 नंबर कोर्ट में चल रहे हैं, 18 नंबर कोर्ट में चल रहे हैं, सेशन कोर्ट्स में चल रहे हैं, और लेकिन इनको कोई डर और खौफ नहीं है। और अभी तक गुमराह करने में 62-63 महीने से डिपार्टमेंट को और सरकारी एजेंसीज को और ऑनरेबल कोर्ट्स को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, सभी को कामयाब करने में कामयाब रहे हैं, और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। तमाम सबूत जितने नष्ट कर सकते थे ना नष्ट किए, कोर्ट के स्टाफ को गुमराह किया। इस सबसे ज़्यादा मदद वो अपने नायब कोर्टों की लेते हैं। मैं आज इसी के साथ सुखदारी को विराम देता हूँ, और आपसे ये पहला एपिसोड है। आज 9/10/22 का दिन है। जल्दी इसके साथ और सबूतों के साथ लाएंगे और बताएंगे कितनी फर्जी डीडी एंट्रियाँ इन्होंने करी, कितनी झूठी स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय में दी, और कितने ही पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश की अवमानना करी क्योंकि उसके अंदर वो कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं हुए, ना ही उन्होंने रिपोर्ट फाइल करी, और कितने ही केसों के अंदर उन्होंने झूठी और अनकम्प्लीट रिपोर्ट दी। ये सभी बहुत ही सीरियस ऑफेंस में, जैसे कि 201, 166, 166, 217, 218, 120, 34, 174, 177 आईपीसी, अनगिनत ऐसी एफआईआर है, 340 सीआरपीसी, रीड विधि 191, 92, 393, 94, 95, 96, 97, ऐसे कितने सेक्शन है जिसमें पता नहीं सजा कितनी लंबी होगी और कितनी नौकरी जाएगी। लेकिन जहां उनको जेल जाना चाहिए था वहां वो लोग, कोई जो मुझे इनविजिबल पावर इनको कंट्रोल कर रही है, वो इनको लगातार प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग और अच्छे थानों में, कमाई वाले थानों में भेज रहे हैं, जहां पे ये जाके और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं।
जो इसी केस से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति ऐसा ही संदीप था रानीबाग के अंदर, जो कि केन काटजू में जाके ऐसे संदीप से प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बन गया और अब तिमारपुर थाने पहुंचा हुआ है और वो मलाईदार पोस्टिंग काट रहे हैं। इस केस से जुड़ा हुआ दूसरा आदमी करोलबाग थाने पहुंच गया। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई ना कोई इनविजिबल पावरफुल ताकत है जो कोर्ट को काम नहीं करने दे रही, ऑब्स्ट्रक्ट करके जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर, न्याय के बीच के अंदर आके खड़ी हुई है और इन पुलिस वालों को पूरा कमाने का मौका दे रही है। इसी में से पुलिस ऑफिसर यहाँ से 5 साल पोस्टिंग काटने के बाद ट्रांसफर हुआ और अब पालम में शायद कहीं एसएचओ लगा हुआ है, जो जानकारी में आई है। तो ये देखने की बात है, इस तरीके के कार्यक्रम से जुड़े हुए आदमियों की लगातार प्रमोशन और ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। इसलिए मैं आदरणीय पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्रालय से प्रार्थना करूंगा कि मैं एक सीक्रेट जानकारी उनको भेजूंगा और वो इनकी जांच करवाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो। और जल्दी हम मैंडेमस रेट के अंदर हाई कोर्ट भी जाएंगे और 482 आरपीसी के भी दोनों ऑप्शन को यूज करेंगे। फिर देखते हैं कि न्यायालय क्या फैसला आता है, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन होती है। और ये न्यायालय के सभी कोर्ट से 5 साल के अंदर 1500 रिंग हो चुकी है, 200 के लगभग स्टेटस रिपोर्ट फाइल हो चुकी है। अब देखते हैं कि आगे न्यायालय क्या फैसला होगा, अधिवक्ता का क्या फैसला होगा। इसमें रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो कि स्टेविंदर सिंह थ्रो है वो भी एडवोकेट रह चुके हैं और ऐसे 20 से 25 वकील इसके अंदर रह चुके हैं और अपने हाथ खड़े करके इस केस में छोड़ चुके हैं, क्योंकि इन इनविजिबल ताकत का वो मुकाबला नहीं कर पा रहे। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या फैसला आएगा, जनता के सामने मीडिया में लेकर आएंगे। और ये पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, अखबारों में फैसला प्रकाशित हो चुका है, लेकिन न्याय अभी भी लंबित है। प्रयास फिर करेंगे कि आगे आपके सामने सेकंड वीडियो हम लाएंगे। और इसी से जय हिंद, जय भारत, जस्टिस खादी जिंदाबाद।